हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको मनी मार्केट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मनी मार्केट मीन्स मुद्रा बाज़ार। तो इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या है और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, एटलीस्ट उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म मनी। ऑलमोस्ट मनी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। देन मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म मनी एंड फाइनेंशियल एसेट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। और जो भी क्लोज सब्सटीट्यूशंस होते हैं मनी के, या कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होती है या शॉर्ट टर्म मनी होती है, एटलीस्ट मनी मार्केट में उसमें ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। मनी मार्केट एग्जिस्ट एनीवेयर। मनी मार्केट कहीं भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर्स डिज़ायर टू एंटर इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। जहाँ पर बोरोवर और जो लेंडर्स होते हैं वो दोनों शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी या शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस के लिए जहाँ भी एंटर होते हैं, एटलीस्ट उसी प्लेस को हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। इट मीन्स मनी मार्केट वह प्लेस है जहाँ पर लेंडर और बोरोवर शॉर्ट टर्म मनी ट्रांजेक्शंस करने के लिए एग्री होते हो इन एनी अदर मार्केट, किसी भी दूसरी जगह पर भी। मनी मार्केट ऑल्सो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक एनी अदर मार्केट। मनी मार्केट की भी 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है जैसी अदर मार्केट्स की होती है। इट हैज़ बायर एंड सेलर। जैसे हर मार्केट में बायर और सेलर्स अवेलेबल होना कंपलसरी होता है, एज वेल एज इन मनी मार्केट it is necessary to availability of buyers and sellers and they are known as lenders and borrowers। उनको हम lenders और borrowers के नाम से जानते हैं। lenders जो होता है वो borrower होता है, lenders जो होता है वो seller होता है, और borrowers जो होता है वो buyers होता है। it is commonly in the form of instrument। इसमें ऑलमोस्ट किसी स्टाइल के कोई इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजेक्शन्स किया जाता है। लाइक इट में बी पॉसिबल कि ट्रेजरी बिल, और इट में बी पॉसिबल कि इट इज़ कॉमर्शियल पेपर। तो मनी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो ट्रांजेक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के होते हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं। इट हैज़ ए प्राइस इन फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी कमोडिटीज़, जैसे कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज़ का प्राइस होता है, here there is a availability of price in money market also and it is known as rate of interest। उसको हम rate of interest के नाम से जानते हैं, जो प्राइस मनी मार्केट में अवेलेबल होता है। Then until 1935 when RBI was set up in India, तो 1 अप्रैल 1935 को हमारी कंट्री में RBI जो है उसका सेटअप हो गया था। इंडियन मनी मार्केट रिमेंड हाईली डिसइंटीग्रेटेड, unorganized, narrow, shallow and therefore very backward। Then at the time of 1935 the conditions of Indian money market is very poor। there was a lack of institutions, lack of instrument। तो कंडीशन जो थी वो बहुत बैकवर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड मार्केट जो था, डिसइंटीग्रेटेड मार्केट था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो पावरफुल था, नैरो कॉन्सेप्ट थी, और बहुत ही बैकवर्ड कंडीशंस में जो था वो इंडियन मनी मार्केट था। द प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट commenced in the year of 1951 the market an important beginning and in after independence 1991 में मनी मार्केट की जो है वो बिगनिंग स्टार्ट हुई। द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969, जुलाई में जो है वो हमारे यहाँ 1969 बैंक्स के नेशनलाइजेशंस की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। इन 14 जो बड़े बैंक थे एटलीस्ट उनका नेशनलाइजेशंस हो गया था। सेटिंग अप ऑफ वेरियस कमिटीज़ सच एज सुकमन्य चक्रवर्ती कमेटीज़। तो कुछ कमेटीज़ जो है उनका सेटअप हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1982 में हुआ, उसके बाद वेगुल वर्किंग ग्रुप 1986 में हुआ। द सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस लिमिटेड, और हमारी कंट्री में जो है डिस्काउंटिंग और फाइनेंस हाउस जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था 1988 में। द सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस इंडिया जो है वो 1994 में इस्टेब्लिश हो गया। लिबरलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस 1991 में स्टार्ट हो गई। तो दीज ईयर आर मैन पावरफुल ईयर या मैन स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इन ईयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस मनी मार्केट के जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस में उसकी जो है स्ट्रेंथ को
स्ट्रॉन्ग करने की फील्ड में जो बहुत पावरफुल था। डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़ और डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज जो है वो इस्टेब्लिश हुए। तो फिर इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट फॉर्म में इंडियन मनी मार्केट का जो है वो डेवलपमेंट होने लगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में होता है फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अदर वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई, फॉलो द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। तो सेम प्रोसेस है, अंडर कंट्रोल है ये है। एंड अनऑर्गेनाइज विट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आरबीआई, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का इस सेक्टर पर किसी स्टाइल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नो रूल्स नो रेगुलेशन, किसी स्टाइल के कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो इस सेक्टर के थ्रू नहीं किया जाता है, जबकि इस सेक्टर के थ्रू किया जाता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई था, 1935 में आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर हमारे कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो थे वो इस्टेब्लिश हुए, इनका नेशनलाइजेशन हो गया 1969 में। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स जो है उनकी स्टार्टिंग हो गई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, इनसे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो चली, रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्टार्ट हो गए, फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक्स हो गए, और स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अंडर कंट्रोल आरबीआई एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एंड फॉलो द एक्ट 1934, 1970, 1949, उन एक्ट को फॉलो करते हैं। देन अदर पार्ट इज़ अनऑर्गेनाइज आउट ऑफ कंट्रोल आरबीआई। देन इन इट इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं वो होते हैं जो रूरल एरिया में ऑलमोस्ट जो है अपनी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली रनिंग करते हैं। उसके बाद चिट फंड कंपनीज़ है, ट्रेडर्स है, फ्रेंड है, ब्रोकर्स है, डीलर्स है, सेठ, साहूकार, महाजन, सर्राफ, शाह, दीज आर द सेक्टर्स होता है। अब होता है सब मार्केट, एक अलग मार्केट होता है सब मार्केट इन विच कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, 364 डेज मार्केट, सीडीज़ और सीपीज़ मार्केट, इस स्टाइल्स के मार्केट अदर जो है वो चलते हैं। देन कॉल मनी मार्केट जो होता है वो ओनली कॉल पर आपको जो है वो मनी अवेलेबल हो जाती है, एंड इट विल रिटर्न आफ्टर 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। बिल मार्केट जो होते हैं जहाँ पर हम बिलों में डिस्काउंटिंग करते हैं, तो इसमें आप कमर्शियल बिल्स को भी यूज़ ले सकते हो, और ट्रेजरी बिल्स जो है एटलीस्ट उनका भी हम जो है ट्रेंड में ले करके उनके साथ भी जो है कर सकते हैं। 364 डेज़ का जो मार्केट होता है एटलीस्ट वो भी चलता है। अब आता है आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता है। तो दिस सेक्टर इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ द गवर्नमेंट, या एटलीस्ट अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट होता है, एंड द आरबीआई एंड अदर कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, इवन फॉरेन बैंक्स भी जो है वो इस सेक्टर्स में आते हैं। एंड द आरबीआई ऑर्गेनाइज द कंट्रोल ऑफ सेक्टर, आरबीआई का कंट्रोल रहता है। अदर कॉरपोरेशन लाइक यूटीआई है, एलआईसी है, ये भी सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका भी पार्टिसिपेशंस होता है इसमें। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोकल मनी लेंडर्स जो होते हैं वो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं आपके। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है आरबीआई के आउट ऑफ कंट्रोल जो है, आरबीआई का इन पर किसी स्टाइल का कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजेज इन मनी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरी बिल होते हैं, ऑलमोस्ट ये हमारी गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके थ्रू ये जो है बिल्स वो इशू किए जाते हैं। और इन बिल्स को इशू करने का मेन मोटिव होता है कि वेल्थ जनरेट करना, एसेट्स जो है वो लेना, और फंड कलेक्ट करना गवर्नमेंट का एक ही होता है। कॉमर्शियल पेपर्स जो होते हैं, अभी पीछे आया ही था कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर भी जो है वो भी बिल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें आप चेक है, ड्राफ्ट है, इनको लेते हैं। कॉमर्शियल बिल्स जो होते हैं वो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, किस स्टाइल्स के जो वो हो सकते हैं। कॉल मनी तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स होते हैं, मैक्सिमम 1 डे से लेकर के 15 डेज तक। अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो रेपुटेड और गुडविल वाली इंस्टीट्यूशंस को ही दिए जाते हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती हो, फॉर एग्जांपल टाटा, बिरला, रिलायंस, और ओनली एक फ़ोन कॉलिंग पर आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए इसको कॉल मनी कहते हैं कि आपने कॉल किया और जो लोन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम सभी कराते हैं, एफडी जिसको बोलते हैं, इनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड होती है, बट बिफोर मैच्योरिटी आप इस पर लोन जो है वो सेंक्शन करवा सकते हो। तो कॉल मनी मार्केट होता है, इट रेफर टू द मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, 1 से 14 डेज़ के लिए होता है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर ही आपको बैंक से मिल जाता है। और कॉल मनी मार्केट जो होता है मोस्टली जो होता है वो
इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट होता है, ऑलमोस्ट ये बैंक टू बैंक ही दिया जाता है। मैंने आपको बताया रेपुटेड पर्सनैलिटी को भी मिलता है, और वन बैंक टू अनदर बैंक जो होता है इसका ट्रांसफ़र किया जाता है जो होता है। तो ये हाईली लिक्विड एसेट्स है, बहुत जल्दी मिल जाती है, फ़ोन कॉलिंग पर हो जाती है। मैच्योरिटी 24 से लेकर के इतनी जो है 1 to 14 डेज़ तक भी हो सकती है। हेल्प टू बैंक्स मैनेज इन शॉर्ट टर्म डेफिसिट, अगर कहीं बैंकों में किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई डेफिसिट की जो है वो क्रिएट हो गया तो उसमें हो सकता है। हाईली कोऑपरेटिव एंड सेंसिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है ये। और नो कोलेट्रल, इसमें अनसिक्योर्ड लोन होता है, किसी स्टाइल का कोई कोलेट्रल आपको नहीं दिया जा सकता। तो पार्टिसिपेंट ऑफ कॉल मनी मार्केट कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर लिक्विडिटी। इसमें जो पार्टिसिपेशन किन किन का हो सकता है कॉल मनी में, तो टोटल कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कॉल मनी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टॉक ब्रोकर, स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, उनको भी कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बहुत बड़े धन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसमें कर सकते हैं। और बिल मार्केट फॉर मीटिंग मैच्योर बिल, और बिल मार्केट में अगर कोई मैच्योर बिल है तो उस पर भी आपको कॉल मनी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल। इट रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है जब गवर्नमेंट जो होता है पब्लिक से डेप्ट के लिए कहती है। टी बिल आर इशूड ओनली बाय आरबीआई, आरबीआई ही इनको इशू करता ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे केवल मात्र आरबीआई को राइट है कि वो इनको इशू करे। और मैच्योरिटी पीरियड इज़ डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा इनकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो नहीं होती। इट इज़ ए प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय गवर्नमेंट, ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशंस को वापस पैसा देने का वचन देती है। इसकी डिस्काउंटिंग है और स्पेसिफिक जो होता है पीरियड में ये वापस आपको पेमेंट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट प्रॉमिस टू पे द स्पेशल अमाउंट, गवर्नमेंट जो है वो एक मेंशन करती है कि वो आपको एक स्पेशल जो होल्डर्स है उस होल्डर्स को एटलीस्ट एक स्पेशल अमाउंट आफ्टर सर्टेन डेट जो है वो रिटर्न कर देगी। आरबीआई इन बिल को इशू करता है और इनकी डिफरेंट टाइप्स की मैच्योरिटी डेट होती है 90, ये है जो है 3 स्टेज में इसको इशू किया जाता है इस प्रकार के बिलों को, और पब्लिक इनको परचेज भी करती है। उसके बाद आता है इन बिलों की इंपॉर्टेंस क्या होता है कि सेफ्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया तो गवर्नमेंट में सभी का फेथ होता है, हम सबका विश्वास है, इस वजह से इसमें भी जो है वो सभी का विश्वास रहेगा। लिक्विडिटी है, आप जब चाहे जब इनको जो है वो वापस सेल कर सकते हो, तो कोई भी इनको परचेज कर सकता है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इनको परचेज करने की कॉस्ट जो है बहुत ही लोअर आती है। उसके बाद है ये शॉर्ट टर्म का सोर्सेज है, गवर्नमेंट को इनको इशू करने में ज़्यादा कॉस्ट को नहीं सहन करना पड़ता और शॉर्ट टर्म की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। और आइडल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि उसको अच्छी रिटर्न इस पर मिल सकती है। उसके बाद आते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर जो है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट टाइप्स के होते हैं, और ये इशू एट अ डिस्काउंट ऑन अ फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू पर जो है वो इशू किए जाते हैं और वेल नोन कंपनीज़ के थ्रू किए जाते हैं। जो भी वेल नोन कंपनीज़ है, बैंक है, कॉरपोरेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो और हाई क्रेडिट रेटिंग जिनकी हो, उनके थ्रू कॉमर्शियल पेपर जो है वो इशू किए जाते हैं। ऑलमोस्ट ये जो है वो एक डिस्काउंट जो होता है फेस वैल्यू पर, उस पर इनको इशू किए जाते हैं। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम 1 ईयर का जो है कमर्शियल पेपर का जो है वो मैच्योरिटी पीरियड होता है। और ऑल प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज प्रॉफिट्स जो होते हैं वो इनको इशू करने का राइट्स रखती है। तो इसके पार्टिसिपेंट्स जो है वो ये होते हैं, और इनमें इन्वेस्ट कौन करता है, इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, बैंक कर सकता है और एनआरआईज भी कर सकते हैं। तो इनको इशू जो किया जाएगा वो कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ के थ्रू किया जाएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट आप और मैं में से भी कोई कर सकता है, किसी प्रकार का कोई बैंक भी कर सकता है, कोई कॉरपोरेट कंपनी भी कर सकती है, फॉरेन कंट्री में रहने वाला कोई एनआरआई है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके फीचर्स क्या है कि ये भी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स मैच्योरिटी इसकी पीरियड होती है जो इस पर लिखी हुई होती है, उसी डेट को ये मैच्योर हो जाता है और उसी पर आपकी रिटर्निंग हो जाती है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर आपको इसको इशू कर करके दिया जाता है। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई भी गारंटी जो नहीं रखी जाती है, डायरेक्टली कंपनी के थ्रू इशू किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर्स को, कोई भी इंटरमीडिएटर इसमें नहीं होता है, इस वजह से ब्रोकरेज और उनका नहीं होता। सर्टिफिकेट ऑफ एफडी इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ये इशू की जाती है।
इट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट की जो है रूप में होती है। इसका मैच्योरिटी जो पीरियड होता है वो लेस देन 3 मंथ और मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, नॉट मोर देन 1 ईयर। ये जो इशू किया जाता है वो लेस देन 3 मंथ के लिए होता है, बट 1 साल से ज़्यादा का जो ये इस स्टाइल का नहीं हो सकता है। इसके जो सब्सक्राइबर है वो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, एनआरआईज, कंपनी, ट्रस्ट जो होता है वो भी इसको परचेज करने का राइट रखता है। CD आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बट डन ओनली आफ्टर 45 डेज। इसको आप इजी गोइंग किसी के दूसरे के फेवर में इसका ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट आफ्टर 45 डेज ये ट्रांसफ़र हो सकती है। द मिनिमम इशू जो है वो 5 लाख की हो सकती है मिनिमम कमर्शियल डिपोजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपीज़ का हो सकता है एक सिंगल इन्वेस्टर्स के लिए, बट व्हेन इट एक्सीड 5 लाख इट शुड बी मल्टीप्लाइज ऑफ 1 लाख रुपीज़। बट अगर ये 5 लाख से ज़्यादा होती है तो आप इसको एक एक व्यक्ति को जो है वो एक एक लाख से इसको मल्टीप्लाई कर करके आप इसको दे सकते हो। अब है कि एग्रीमेंट ऑफ रेपो इंस्ट्रूमेंट। रेपो स्टैंड फॉर रीपर्चेज। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज, कि आपसे दोबारा कोई ट्रांजेक्शन्स वापस परचेज किया जा रहा है। तो अंडर रेपो ट्रांजेक्शन्स बोरोवर सेल्स सिक्योरिटी टू द लेंडर। इसमें बोरोवर क्या करता है, सेल सिक्योरिटी टू द लेंडर्स, वो जो जिसने उधार दिया है, उधार लेने वाला उधार देने वाले को वापस सिक्योरिटी सेल कर देता है विथ एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम, क्योंकि वो उससे वापस उसको रीपर्चेज कर रहा है। देम एट द एंड ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड प्राइस। एक पीरियड के बाद में एक स्पेसिफाइड प्राइस पर वापस जो है ट्रांजेक्शन्स बोरोवर सेल सिक्योरिटी टू द लेंडर्स विथ एग्रीमेंट टू रीपर्चेज, ऐसे एग्रीमेंट के साथ सेल करता है कि वो इसको वापस रीपर्चेज कर लेगा आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड ऑन फिक्स रेट। तो जो भी उधार लेने वाला है वो उधार देने वाले को उसको इस शर्त पर बेच रहा है कि वो इसको वापस कहीं ना कभी परचेज कर लेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड द बोरोवर विल रीपर्चेज द सिक्योरिटी एट द प्री डिटर्मिनेट प्राइस। अब जब एंड आ जाता है पीरियड का तो बोरोवर जो होता है इस सिक्योरिटी को वापस जो है लेंडर से परचेज कर लेता है, जो प्राइस उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोवर। अब जो उसका परचेज प्राइस था और जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बेचारे बोरोवर की कॉस्ट है कि सिक्योरिटी थी मेरी 4,000 की, मैंने किसी को दे दी लेकिन मैं वापस 5,000 में इसको परचेज कर रहा हूँ, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरे लिए कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले यही 4,000 में दी थी, अब मैं वापस इसको परचेज कर रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ कॉल्ड रेपो रेट। अब ये जो बोरोइंग की कॉस्ट है वो वापस मेरे लिए रेपो रेट कहलाएगी, विच इज़ ए लिटिल चीपर दैन द प्योर बोरोइंग। ये थोड़ी सी सस्ती होती है उसके कंपैरिजन में जो मैंने पहले से उधार ली थी। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेलर ए ट्रांजेक्शन इज रेपो बट द सप्लायर ऑफ फंड इज़ रिवर्स रेपो। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेलर्स के लिए तो ये रेपो कहलाएगी, जो इसको बेच रहा है उसके लिए रेपो कहलाएगी, बट द सप्लायर ऑफ द फंड इज़ रिवर्स रेपो रेट। बट जिसको सप्लाई की जा रही है फंड की उसके लिए ये रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाएगी। एन एग्रीमेंट इज टर्म एज अ रेपो और रिवर्स रेपो डिपेंड ऑन द पार्टी इनिशिएशंस एंड ट्रांजेक्शंस। अब वो रेपो होगी या रेपो होगी, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन पार्टी की, कौन सी पार्टी ने पहले ख़रीदा था वापस ख़रीदना चाह रही है, कौन सी पार्टी ने पहले बेचा था और अब वापस ख़रीदना चाह रही है। तो रेपो जो नॉर्मली होता है वो 3 डेज़ के लिए, पीरियड ऑफ 3 डेज़ के लिए नॉर्मली होता है। एलिजिबल सिक्योरिटी जो भी आरबीआई के थ्रू जो सिक्योरिटी डिसाइड होती है वो होता है। इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के डिबेंचर, प्रॉमिसरी नोट हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की किसी भी स्टाइल की कोई भी सिक्योरिटी जो है वो इसमें हो सकती है। अब व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मनी मार्केट की। रियल में मनी मार्केट के क्या होता है। गेन्स इन मनी मार्केट फंड आर यूजुअली टैक्स एग्जम्प्टेड। अगर हम मनी मार्केट में किसी स्टाइल का कोई फंड लगाते हैं और फंड से किसी स्टाइल की कोई अर्निंग जनरेट करते हैं तो ऑलमोस्ट इट इज़ टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। दिस इज़ सो बिकॉज इन्वेस्ट मैनली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था इट इज़ ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो गवर्नमेंट के थे, तो गवर्नमेंट जो हमें रिटर्न दे रही है इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी।
हाउएवर एनी डिविडेंड आर टैक्सेबल, बट कोई डिविडेंड हमें कहीं से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, जबकि ये इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगी। इन्वेस्टमेंट इन दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ सेफ्टी, और हमें सेफ्टी के पर्पज़ से सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट जिनमें हमने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स के है, सेफ्टी है, कहीं किसी स्टाइल के फ्रॉड के कोई चांसेस नहीं है, आपका पैसा आपका इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद है देर आर अ गुड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट में किसी स्टाइल का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के प्राइस में फ्लक्चुएशन के कोई चांसेस नहीं है। मनी मार्केट फंड आर वाइडली यूज्ड, डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड द स्टॉक मार्केट आर डिक्लाइनिंग। ऑलमोस्ट जो हम मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें पैसा हमारा इंक्रीज़ होगा, ये फिक्स्ड होता है, बट अगर आपने स्टॉक मार्केट में किया तो इट में भी पॉसिबल कि आपकी जो रियल वैल्यू होती है उससे भी लोअर हो जाए। सच इंस्ट्रूमेंट हैव द पोटेंशियल स्ट्रीम ऑफ फिक्स्ड इनकम, उसमें आपके फिक्स्ड इनकम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दिया जाता है कि आफ्टर मैच्योरिटी आपकी वैल्यू क्या होगी। सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हुज फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फंड, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, जिनको एक जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में रिटर्न कंपलसरी होता हो, जो प्रिजर्वेटिव नेचर के हो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हो, तो उनके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो सूटेबल फॉर द रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, जिनको ज़्यादा रिस्क लेने की आदत नहीं है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये जो है वो मोस्ट पावरफुल है। द इन्वेस्टमेंट विथ सच इंस्ट्रूमेंट हैव द पोटेंशियल जनरेटिंग ऑफ हायर यील्ड, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो है वो यील्ड जनरेट करने की कैपेबिलिटी जो होती है, हायर इंटरेस्ट रेट इनकी जो होती है इन कंपैरिजन देन अगर हम कहीं ट्रांजेक्शन्स करते हैं। व्हेन वी कॉरपोरेट विद द कन्वेंशनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब आप इसको कहीं कैश के या कहीं और के साथ कहीं ट्रांजेक्शन्स में लेते हो तो मनी मार्केट की जो सेविंग होती है, आपने जैसे करंट अकाउंट के बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उससे बेटर ये आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो देते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर क्लोजेस्ट टू द कैश इन हैंड, और ये बिल्कुल उतने ही इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू कैश, क्योंकि इनको आप कभी भी ले जा करके सेल करने का राइट रखते हो। हैंस इट कैन रिगार्डेड मोस्ट लिक्विड एसेट्स होती है, क्योंकि ये जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आपका ट्रेजरी बिल हो, चाहे कॉमर्शियल डिपॉजिट लेटर हो, कुछ भी हो, ये फास्ट कन्वर्टेबल होता है। हाउ कैन वी बाय मनी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके इस स्टाइल के ये है, डिफरेंट कैटेगरी के ये इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये डिफरेंट टाइप का, ये आपको जो टोटल चार्ट बता रखा है ये चार्ट वापस उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का है जिन इंस्ट्रूमेंट को हम आगे पढ़ चुके हैं। अब आता है कि आपको कॉमर्शियल पेपर अगर परचेज करना हो तो आपको किस स्टाइल का करना है, तो इसको आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है परचेज कर सकते हो। ये टिपिकली इशूड किसी बैंक के द्वारा किया जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के द्वारा इसका जो है वो इशू किया जाता है। ऑलमोस्ट इसको जो है कॉमर्शियल जो आपका बिल है, एटलीस्ट उसको किसी बैंक्स के कॉमर्शियल बिल्स जो है, कॉमर्शियल पेपर जो है वो आपका एक जो है वो अनसिक्योर्ड फॉर्म है, प्रॉमिसरी नोट है, और ये आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये बैंक किसी लार्ज बैंक के थ्रू जो है इशू किया जाता है, और किसी के कॉर्पोरेशन से भी इसको इशू कर सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो और आपको इससे फास्ट जो है वो इनकमिंग जो है बहुत अच्छी हो सकती है, और ये कुछ ही प्रोजेक्ट पर इस स्टाइल के फ़ंड को कलेक्ट किया जा सकता है। कमर्शियल बिल जो है, दोज बिल्स विच आर इशूड बाय द बिजनेसमैन, ये किसी बिजनेसमैन के थ्रू किए जाते हैं, किसी फर्म के थ्रू किए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ सोल्ड, अगर उन्होंने गुड्स परचेज किया है या सेल किया है तो उसके पर्पज़ पे ये बिल्स जो है लिखे जाते हैं। और द बायर यूजिंग प्रोमिसरी नोट्स, बायर्स जो है वो आपको प्रॉमिस करता है कि ही विल पे टू ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड विच इज़ इशूड टू डिटरमाइन फ्रॉम अगेंस्ट फंड डिपॉजिट। आपने अगर कोई फंड बैंक में डिपॉजिट कराया है तो उसके एवज़ में आपको ये इस स्टाइल का डिपॉजिट फंड जो है वो दिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ द गाइडलाइन, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ये इशू किए जाते हैं। किसान विकास पत्र भी इसका एक नमूना है जो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर कर सकते हो।
ट्रेजरी बिल और ट्री बिल जो होते हैं ये भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। एंड ट्रेजरी बिल आर जीरो कूपन सिक्योरिटी पे टू नो इंटरेस्ट, इन पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, पर आपने जो दिया उसका जस्ट डबल आपको जो है वो ट्रेजरी बिल कर करके दिया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।